ओके बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए तो स्टार्ट करेंगे अपना नया सेगमेंट यहां पर, एंड दैट इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कंपनी अकाउंट्स एज अ होल की बात करें, अब नए सिलेबस में टॉपिक ज्यादा हो गए हैं। बहुत सारे टॉपिक सीए इंटरमीडिएट से उठाकर सीए फाउंडेशन में डाल दिए गए हैं। ठीक, तो यहां पर अब जो चीजें मुझे कवर करनी है, कुछ बेसिक्स बताने हैं, कुछ इशू ऑफ शेयर्स की बात करनी है, कुछ डिबेंचर्स की बात करनी है, इशू की। ये तो पुरानी बात है, पहले भी करते थे अब भी करेंगे। साथ में अब एक तो हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, एक पढ़ेंगे यहां पर जो नया टॉपिक ऐड किया है बोनस शेयर्स, पढ़ेंगे राइट शेयर्स, पढ़ेंगे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये पूरे के पूरे टॉपिक अब हमें अपने सीए फाउंडेशन के लिए कवर करने हैं। कुछ टॉपिक आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं, कुछ तो पढ़ा हुआ है आपने, बेटा ये पढ़ा हुआ है ना, ये आपने टॉपिक क्लास 12th में कवर किया हुआ है। इशू भी पढ़ा हुआ है, डिबेंचर का इशू भी पढ़ा हुआ है। डिबेंचर का रिडम्पशन पढ़ा हुआ है क्या? ये कुछ में है कुछ में नहीं है, ठीक, लेकिन ये पक्का आपने नहीं पढ़ा हुआ। These topics are not covered in class 12th। बेटा ऐसे ही है ना, ये तीनों आपके लिए नए हैं। सर ये तो पढ़ा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन पढ़ा हुआ है? नहीं पढ़ा हुआ। आई रिपीट, नहीं पढ़ा हुआ। इसलिए बता रहा हूं कि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा सर ये तो हमने कुछ और पढ़ा था। आपने पढ़ा ही नहीं कभी भी। आपने अगर पढ़ा है तो क्या पढ़ा हुआ है? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स पढ़ा हुआ है। कुछ बच्चों ने, वो शायद आईसीएससी में होता है, सीबीएसई में नहीं होता, वो सब लफड़ा है। खैर, अब यहां पर जब मैं कंपनी अकाउंट शुरू करूंगा आपके साथ, तो मैं इस सीक्वेंस में ही मूव नहीं करूंगा। ठीक, मैं रैंडम टॉपिक पढ़ाऊंगा, पहले ये पढ़ा दूंगा टॉपिक आपको, फिर ये कराऊंगा, फिर ये कराऊंगा। इस तरीके से अपने हिसाब से टॉपिक को मैं ऊपर नीचे शिफ्ट करूंगा, जिससे बोरिंग ना हो जाए थोड़ा सा। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, और फिर जब बाद में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तब तक आप जो है थक जाओगे। इसलिए टॉपिक को मैं ऊपर नीचे शिफ्ट करके अपने हिसाब से, और इसलिए मैंने अलग अलग चैप्टर बना दिए सबके। ठीक, अगर आप देखेंगे इंडेक्स में जाकर देखो, वहां पर एक चीज मिसिंग है, लिखवानी है मुझे वो। देखो वहां पर लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या क्या लिखा है इंडेक्स में, पढ़ो एक बार मेरे साथ। बेटा इंडेक्स में अगर आप देखेंगे तो इसी वजह से मैंने कॉन्टिन्यूएशन में नहीं बनाया, वरना बोरिंग हो जाता है। सर चैप्टर शुरू हुए 20 दिन हो गए, खत्म ही नहीं हो रहा। तो अब क्या है, सेगमेंट छोटे छोटे हैं, 2-2 3 दिन में खत्म होते जाएंगे। ठीक, और फिर उनका टेस्ट भी हाथ के हाथ लेते जाऊंगा मैं। जैसे देख रहे होंगे आप 7th नंबर पे क्या लिखा हुआ है? कंपनी अकाउंट्स बेसिक, इशू ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, अकाउंटिंग फॉर बोनस इशू। एक काम करो, उसमें लास्ट में लिखो लाकर राइट इशू मिसिंग है, और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वो नोट्स डालने रह गए इसमें, नए टॉपिक आए थे। ये दोनों टॉपिक ऐड कर लो उसमें, इससे याद रहे आपको भी कि ये 2 टॉपिक और भी तैयार करने हैं, राइट इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इसके लूज नोट्स दे दूंगा मैं जब टॉपिक हम शुरू करेंगे। ये 2 टॉपिक नोट कर लो, वही नोट कर लो, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नीचे लिख लो बेटा उसको सीक्वेंस में, वहां ना फिर वो अलग से नोटिसेबल रहेगा कि ये 2 टॉपिक और भी हैं कोर्स में। नीचे सीक्वेंस में लिख लीजिए राइट शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, तो ये है हमारे पास पूरा कवरेज कंपनी अकाउंट्स को लेकर। एग्जाम की दृष्टिकोण से बात करें तो बेटा कम से कम 20 से 25 नंबर तक का कंटेंट
आपको एग्जाम में यहां से मिल सकता है। एक तो क्वेश्चन आएगा ही 12-16 नंबर का, एक आध देखो यहां से क्वेश्चन जो बनेगा मैक्सिमम 8 नंबर का, मैक्सिमम 4 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, और यहां से बनता है क्वेश्चन ये 12 से 16 नंबर का। डिबेंचर इशू फिर से 4 नंबर। तो एक क्वेश्चन तो पक्का यहां से मिलेगा आपको, ठीक। अब यहां से कोई एक या दो क्वेश्चन और बन सकते हैं, या तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पूछ लेगा, या एक डिबेंचर पूछ सकता है। ऐसा नहीं सब में से आएगा, ऐसा नहीं सब में से आएगा। एक क्वेश्चन यहां से, एक आध और यहां से आ गया, तो कुल मिलाकर 18, 20, 25 नंबर तक चैप्टर की वेटेज जा सकती है। होने को ऐसा भी हो सकता है कि 4 नंबर का एक ही क्वेश्चन आए पूरे कंपनी अकाउंट से, होता है। कोई सीबीएसई की तरह पैटर्न नहीं है कि 20 नंबर का कंपनी अकाउंट्स आएगा ही आएगा, कोई नहीं है। ऐसा हो सकता है 4 नंबर का सिंपल सा इशू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन दे दे, बस। हुआ है ऐसा बहुत बार, बाकी पूरी कंपनी में से कहीं कुछ है ही नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि ये बढ़कर 30-35 नंबर तक भी पहुंच जाए। ये भी दे दिया उसने, साथ में एक यहां से भी दे दिया, एक ये भी पकड़ा दिया, 2 नंबर ये भी टेक दिया, हो सकता है। तो यानी मुझे नंबरों के हिसाब से तैयारी नहीं करनी, हमें तो टॉपिक एज अ होल ही तैयार करना है। बेटा समझ में आती है बात? ठीक, शुरू कर दें? तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूं आपके साथ, और टॉपिक का नाम है बेटा मेरे पास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सुनिए बस, आज थोड़ी देर सुनिए, वहां बुक तक नहीं पहुंचेंगे अभी। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखिए कंपनी की अगर हम बात करें, कंपनी इज अ लीगल एंटिटी। काम करने के लिए मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसको कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करा लिया, मेरा नाम कंपनी पड़ गया। अब मुझे पैसे की जरूरत है, पैसा कहां से आएगा? पैसा कहां से आएगा? कंपनी को फंड्स की जरूरत है, 2 तरीके हैं, या तो शेयर्स इशू कर दीजिए या डिबेंचर इशू कर दीजिए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि कुछ कुछ बेसिक बातें आपको पता हैं, बोलो बेटा। जैसे शेयर्स इशू कर दें या डिबेंचर इशू कर दें, दोनों में फर्क क्या है? अगर मैंने आपसे पैसा लिया, बदले में शेयर्स दे दिए, तो शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, आप मालिक हो। मैंने आपसे पैसा लिया, बदले में डिबेंचर्स दे दिए, आप कौन हो गए? लेंडर्स ऑफ द कंपनी, आपने लोन दिया हुआ है। अगर मालिक हो तो क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा मुनाफे में हिस्सेदारी, बोलो बेटा। और अगर लेंडर्स हो, उधार दिया है, तो क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि मालिक हो आप, आपको मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी। इसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलेंगे बेटा? और ये डिविडेंड होता है वेरिएबल। वेरिएबल समझते हो क्या? ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड, ठीक है। लेकिन ये इंटरेस्ट क्या होता है? हमेशा इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी। भाई कंपनी ने क्या मुनाफा कमाया हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। आपको तो आप बोल रहे हो सर हमें तो ब्याज दे दो फिक्स, बस आप क्या करोगे पैसे का? आग लगाओ पैसे में, घाटा करो मुनाफा करो, हमें तो हमारा पैसा फिक्स दे दीजिएगा। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मुझे बताओ मेरे लिए क्या बेहतर रहेगा? मुझे पैसा चाहिए, मैं शेयर्स इशू करूं या डिबेंचर इशू करके पैसा उठाऊं मार्केट से? कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है, डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। मैं सोचो मैं 20 साल से काम कर रहा हूं, बहुत बढ़िया मुनाफे जा रहे हैं, बढ़िया पैसा कमा रहा हूं, मुझे आज पैसे की जरूरत है, बताओ मैं क्या इशू करूं? डिबेंचर्स इशू करूंगा भाई।
मैं प्रॉफिट में हिस्सेदारी क्यों दूंगा? आप सोचो ऐसे, मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूं, ठीक, बढ़िया इंस्टीट्यूट चल रहा है, 25 साल हो गए, मुझे जगह की जरूरत है, नीचे का फ्लोर खरीदना था, पैसे चाहिए मुझे। अब आपको मैं पार्टनर बना लूं या आपसे उधार लूं? अरे उधार ले लेता हूं ना, फिक्स पैसे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे आपको, प्रॉफिट मेरे बहुत ह्यूज प्रॉफिट है भाई, क्यों आपको हिस्सेदारी दूं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिस्क तो है ही नहीं, बैच तो बने बनाए हैं मेरे। अगर रिस्क नहीं है तो भैया फिर तो मुनाफा होगा ही, मुनाफा होगा तो मुनाफे में हिस्सेदारी ना दूंगा मैं आपको। जिंदगी भर के लिए मेरी छाती पे आके बैठ जाओगे आप पार्टनर बन के, बोलो बेटा। और लोन लूंगा तो ब्याज दूंगा, और जब पैसे इकट्ठे हो जाएंगे वापस कर दूंगा, नमस्ते कर दूंगा आपको, बोलो बेटा। लेकिन नहीं, डिबेंचर इशू करना ही बेहतर रहेगा मेरे लिए। बताओ कब? बताओ, सॉरी, शेयर इशू करना बेहतर रहेगा मेरे लिए, बताओ कब? रिस्क है भाई, नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूं मैं, नया प्रोजेक्ट लगा रहा हूं, सारा पैसा बैंक से उधार ले लिया या डिबेंचर इशू कर दिए, कल को प्रॉफिट हो ना हो प्रोजेक्ट में, ब्याज तो फिक्स देना पड़ेगा, और आफत आ जाएगी, लॉस और बढ़ जाएगा, रिस्क और, समझ रहे मेरी बात? तो जब रिस्क ज्यादा है तो ऐसे में बेटर है कि मैं मालिकों को इकट्ठा करूं जिनके कंधे मिल जाए मुझे रोने के लिए। समझ में आ रही है बात? जाने के लिए नहीं चढ़कर, कंधा मिल जाए भाई, साथ में थोड़ी मदद कर दें, रो रहे हो तो आपस में एक दूसरे के आंसू पोंछ दें, चल भाई तेरा घाटा हुआ मेरा भी हुआ, मिलकर दोबारा काम करते हैं। क्या डिबेंचर होल्डर आपके आंसू पूछने आएंगे? नहीं आएंगे, वो तो पैसा लेने आएंगे, वो तो फिक्स इंटरेस्ट लेने आएंगे। सो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सोर्सिंग हो सकती है फंड्स की, कोई एक रूल नहीं है कि हमेशा ये बढ़िया है या हमेशा ये बढ़िया है। ये कंपनी को कॉल लेनी पड़ेगी कि क्या ज्यादा बेहतर रहेगा अगर कंपनी को फंड्स रेज करने हैं तो। क्लियर है बात? बोलो बेटा। अब ये जो शेयर्स हैं ये भी हो सकते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से बेटा? या तो होंगे इक्विटी शेयर्स या होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। या तो होंगे इक्विटी शेयर्स या होंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों ही ओनर्स हैं, दोनों को ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड। दोनों को ही डिविडेंड मिलेगा। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क यह है कि इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाएगी कुछ प्रेफरेंस। प्रेफरेंस क्या होता है? प्रायोरिटी दी जाएगी, इंपॉर्टेंस दी जाएगी। किस चीज में इंपॉर्टेंस दी जाएगी? दो जगह। कहां? एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। आप समझो, डिविडेंड बांटना है मुझे, प्रॉफिट कमाए मैंने, इक्विटी वाले भी खड़े हैं, डिविडेंड वाले भी खड़े हैं। पहले लाइन में किसे खड़ा करोगे? भाई प्रेफरेंस वाले तुम आ जाओ, पहले तुम्हारा पेट भर देते हैं। इनका पेट भर गया, प्रॉफिट बच गए तो इक्विटी वालों को मिलेंगे, वरना इक्विटी वालों को नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? दे आर गिवन प्रेफरेंस एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड का पेमेंट होगा तो सबसे पहले जब प्रॉफिट बांटना शुरू करोगे तो पहले प्रेफरेंस वालों को दोगे, जब इनका काम हो जाएगा पूरा तो बचा हुआ इक्विटी वालों को मिलेगा। और बेटा दूसरी प्रेफरेंस कहां मिलेगी इन्हें? एज रिगार्ड्स रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कल को कंपनी अगर बंद होती है सबका पैसा लौटाना पड़ेगा। हाँ बोलो। पहले आउटसाइडर्स का, डिबेंचर होल्डर्स का, सबका पैसा लौटाकर कुछ पैसा बच गया तो वो मालिकों में बटेगा। अब मालिक दो प्रकार के हैं। क्या है मालिकों का नाम?
इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले किसका पैसा वापस करोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। जब उनकी कैपिटल पूंजी पूरी रीपे हो जाएगी तब किसका नंबर आएगा? इक्विटी वालों का। क्लियर है बात? बोलो बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज विच आर गिवन प्रेफरेंस या प्रायोरिटी। किस चीज में प्रायोरिटी मिलेगी? एज रिगार्ड्स पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। आई होप ठीक है बात, ये सिंपल सी बात है। बोलो बेटा। अब ये प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं, ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? सुनिए बेटा, क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? मैं एक्चुअली ना इस चैप्टर के नाम तक पहुंचा रहा हूं आपको, प्रेफरेंस शेयर तक तो ले आया। शेयर से शुरू करा मैंने, फिर प्रेफरेंस पर ले आया, यहां तक लेकर आना है मुझे, तो ग्रेजुअली बढ़ रहा हूं पूरी भूमिका बांधकर। फंड्स रेज करने के तरीके दो, इक्विटी या डिबेंचर। इक्विटी दो प्रकार के, सॉरी शेयर्स दो प्रकार के, इक्विटी प्रेफरेंस क्या फर्क होता है वो भी मैंने देख लिया। अब मैं बता रहा हूं यहां पर आपको कि ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ये भी कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे या तो होंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, या होंगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, या होंगे इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? रिडीम करने का मतलब क्या होता है? रीपेमेंट कर देना। रिडम्पशन मींस रीपेमेंट। क्लियर है बात? अब जब मैं आपसे पैसा उठाऊंगा इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स, लेट्स से डिबेंचर, मैंने पैसा उठाया, मैंने कहा भाई कुछ पैसा दे दो उधार, मैं आपको बदले में अपनी कंपनी के डिबेंचर दे देता हूं। मैंने आपसे 1 लाख रुपया उठा लिया इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, 1 लाख के डिबेंचर दे दिए। आपका सवाल क्या होगा? पहला आपका सवाल ये होगा कितना ब्याज दोगे? मैंने कहा ये ब्याज दे दिया करूंगा मैं आपको 10% का। दूसरा सवाल पता है क्या होगा आपका? ये पैसा रीपे कब करोगे? मैंने कहा 5 साल बाद क्या कर दूंगा? जल्दी बोलो। रीपे कर दूंगा, या मैं क्या कर दूंगा बेटा? डिबेंचर्स रिडीम कर दूंगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? बोलो बेटा। हाँ भाई, आपने पैसा उधार दिया है तो सिर्फ ब्याज में थोड़ा दिलचस्पी आपकी, अपनी पूंजी में भी तो दिलचस्पी है ना आपकी। भाई उधार का पैसा सर कब वापस करोगे तो बता दो। मैंने कहा 5 साल बाद वापस करूंगा, यानी 5 साल बाद मैं आपके रिडीम कर दूंगा, रीपे कर दूंगा पैसा। सिमिलरली अगर बात करें यहां पर, तो मैंने इशू किए यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के, 5 लाख के मैंने पैसा उठाया आपसे, 5 लाख रुपया ले लिया, बदले में प्रेफरेंस शेयर दे दिए। आपको पता है प्रेफरेंस शेयर से ये फायदे मुझे मिलने वाले हैं। क्या फायदे थे गिनवाना? बोलो बेटा। प्रायोरिटी किस चीज में? पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप। तो आपने 5 लाख दे दिए। आप भी सवाल पूछोगे मेरे से, सर डिविडेंड कितना दोगे? तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर्स ऑलवेज कैरी अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। नाम क्या है इसका? प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है इसका? 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल।
हमेशा परसेंटेज साथ में चिपकी होगी, और ये परसेंटेज का मतलब क्या है कि इतना परसेंट डिविडेंड मैं हर साल दूंगा तब जब मुनाफा होगा। बेटा समझ में आया? दूंगा तब जब मुनाफा होगा, अगर मुनाफा हुआ तो नहीं दूंगा। तो यहां पर कितना डिविडेंड बनेगा आपका जरा बताना। 5 लाख पर 60,000 बनेगा। बेटा हाँ बोलो। सोचो जरा, मैं ऐसी भी फर्जी बातें कर रहा हूं, इनका कॉन्सेप्ट से चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं अभी प्रेफरेंस शेयर वर्ड। मेरे को प्रॉफिट हुए आफ्टर, ये है PBIT, नाम सुना है? क्या ये? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? अच्छा, इसमें से पहले क्या जाएगा? डिबेंचर इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। बोलो बेटा। ये क्या बचा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर यहां से क्या चला गया? सरकार का पेट भर दिया आपने। अब क्या बचा? ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। किसके लिए है ये प्रॉफिट किसके लिए है? ये है बेटा ओनर्स का मुनाफा। ये पैसा ओनर्स को मिलने वाला है। सब आउटसाइडर्स का पेमेंट कर दिया, उधारी वालों का, सरकार का। अब मालिकों के लिए पैसा बच गया। मालिक कितने प्रकार के हैं? 2। पहले किसको दोगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट दोगे। कितना दोगे? बोलो कितना दोगे? 60,000 दोगे कि नहीं दोगे? मान लेते हैं ये बचा हुआ था 90,000, 90 में से 60 चला गया, कितना बच जाएगा? किसके लिए है ये है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्लियर है बात? ध्यान से सुन लेना, बहुत आगे कुछ और काम आएगा, यहां नहीं आएगा। अब ये 30,000 प्रॉफिट क्या है? पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? ये प्रॉफिट, ये है प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इतने प्रॉफिट हैं इक्विटी के लिए अवेलेबल। मैंने कहा नहीं, सारे नहीं बांटेंगे, कुछ तो रोको ना आगे के लिए, फ्यूचर कंटिंजेंसी के लिए कुछ प्रॉफिट बचाकर रखना चाहिए ना। सारे बांट दोगे, कल को जरूरत आन पड़ी तो क्या होगा? मैंने क्या किया, इसमें से लेस किया इक्विटी डिविडेंड। ये कौन सा था? ये था प्रेफरेंस डिविडेंड। ये कौन सा है? मान लेते हैं 20,000। तो ये 10,000 क्या है मेरी? अब दीज आर कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। हिंदी करो इसकी। प्रॉफिट जो बचा लिया मैंने। बोलो बेटा। बचा लिया। अब दोबारा से बताओ, इक्विटी वालों के लिए कितना अवेलेबल था? बोलो। कितना दे दिया? कितना बच गया? इस 10 पर किसका अधिकार है? इक्विटी प्रेफरेंस दोनों का है। बोलो। कहां है भाई? प्रेफरेंस वालों का पेट भर तो दिया पहले ही। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स विल बी ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। पीएनएल के नाम से आती हैं ये। पीएनएल लिख दो या रिटेन्ड अर्निंग्स लिख दो। 10,000। कल को जब मैं ये कहूंगा किसी चैप्टर में जाकर, ये प्रॉफिट वो हैं जो बटे नहीं। हाँ बोलो। ये 10 यहीं से तो आया है बचा हुआ। ये 10 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हैं। और ये किसके हैं? जब मैं ये कहूंगा ना तो उछल मत जाना कि दीज आर फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनली। इन पर प्रेफरेंस वालों का कोई अधिकार नहीं है। हाँ बोलो।
क्लियर है बात? ये जो बैलेंस शीट में पीएनएल में बैलेंस पड़ा होता है वो इक्विटी वालों का होता है। प्रेफरेंस वालों का तो पहले ही पेट भर गया था, तभी तो यहां तक पहुंच पाए। हाँ बोलो। अगर 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 यहां पर प्रॉफिट होते, अगर यहां पर प्रॉफिट होते 40,000 के, तो क्या इनको बताना क्या करते जरा? प्रेफरेंस डिविडेंड कितना दे सकते हो आप? 40 ही तो दे सकते हो। इक्विटी वालों के लिए कितना बचा? 0 बचा। तो ना तो इक्विटी वालों को कुछ मिलेगा और ना ही कुछ है रिटेन्ड अर्निंग्स। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? तो यहां जो प्रॉफिट पहुंचते हैं उस फॉर्मूले से पहुंचते हैं, और वो सारा का सारा किसका है? ये सारा इक्विटी डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप ठीक है बात ये? बेटा हाँ बोलो। चलिए कमिंग बैक, वापस आइए, वापस आइए। तो यहां पर मैंने 5 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दिए। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला भाई बता तो दो डिविडेंड कितना दिया करोगे, क्योंकि एक बात देख रहे हो आप, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड फिक्स होगा। कम हो सकता है क्या? कम हो सकता है क्या? हो सकता है भाई। ये तो रहा 60 बनता था 40 ही रह गया, प्रॉफिट ही नहीं, कहां से दूं? हाँ बोलो। अब यहां पर ये 80 के प्रॉफिट हैं, बनता इनका 60 है, क्या अपनी इच्छा से 60 से ज्यादा दे सकता हूं? कम तो हो सकता है। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ज्यादा नहीं हो सकता। बोलो बेटा। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने पहला सवाल पूछ लिया कि पैसे तो ले रहे हो सर 5 लाख, ये तो बताओ डिविडेंड कितना दोगे? मैंने कहा 12% दूंगा, नाम ही रख दिया मैंने। बार बार पूछते थे, मैंने नाम ही रख दिया कि 12% प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं मैं। हमेशा प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज चिपका के दिखाओगे आप, नाम ही पूरा ये है इसका, 12% प्रेफरेंस शेयर। बेटा क्लियर हो गई बात ये? अब दूसरा सवाल पूछा इन्होंने, सर, मैंने कहा हाँ सर, ये वापस कब करोगे पैसा? वापस कब करोगे पैसा? ये जो पैसा आप ले रहे हो, मैंने कहा 10 साल बाद यहां पर रीपे कर दूंगा या रिडीम कर दूंगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा क्लियर है ये बात भी? एक जैसी सी ही तो बात हो गई। डिविडेंड का इंटरेस्ट फिक्स होता है, कम हो सकता है क्या? कम हो सकता है? कम हो सकता है। मेरे घाटे हो गए तो ब्याज कम ले लोगे, तो फिर क्या सोचना इसमें? फिक्स है भाई, ना कम ना ज्यादा। प्रेफरेंस डिविडेंड कम हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। इक्विटी डिविडेंड, बोलो बेटा, फॉर्मेट बताया तो है अभी। ये लो, इस बार इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर दी मैंने 2 लाख की। मैंने शेयर इशू किए, 2 लाख रुपए आपसे उठा लिए, बदले में इक्विटी शेयर दे दिए। सवाल पूछो मुझसे, कुछ पूछना है क्या? सवाल पूछो ये वाले, दोबारा कुछ तो पूछो। सर डिविडेंड कितना दोगे? पूछो मुझसे। पता नहीं, प्रॉफिट होंगे दे दूंगा, नहीं होंगे नहीं दूंगा। सर कोई रेट वेट? नहीं, रेट भी कुछ नहीं है। ज्यादा होंगे तो ज्यादा भी दे दूंगा। ज्यादा प्रॉफिट हुए तो कुछ सोचता है सारे तब भी ना दूं, रोक भी लूं। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? रिटेन्ड अर्निंग्स कुछ नहीं पता, तो कुछ तो बता दो। कुछ नहीं पता, माल लिखो बस। और सवाल पूछो मुझसे। अरे पूछो ना सवाल कुछ और। कब वापस करोगे? कभी वापस नहीं करूंगा। इक्विटी शेयर्स कभी रिडीम नहीं होते। दिस कैन बी रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। जब कंपनी बंद होगी
तभी आपके पैसे वापस होंगे, उससे पहले आपके पैसे वापस नहीं हो सकते। हां, मेरी इच्छा हुई कभी, मैं खुश हो गया, मैंने बहुत मुनाफे कमा लिए, बहुत पैसा पड़ा हुआ है, तो मैं बाय बैक कर सकता हूं, अपना ही शेयर आपसे वापस खरीद लूंगा। मार्केट में भाव चल रहा है 150 रुपए, मैंने कहा भाई 180 दूंगा, वापस दे दो मुझे शेयर। आपको समझ में आ रही है बात? बोलो बेटा। रीपेमेंट का टाइम शेड्यूल कभी नहीं है। आप कभी भी आकर मेरे सिर पर डंडा नहीं बजाओगे कि जी आपने वायदा किया था पैसा वापस करो। यहां वायदा किया हुआ है, यहां कोई वायदा नहीं है। क्लियर है बात? यानी क्या मतलब हो गया? इक्विटी शेयर्स आर ऑलवेज इररिडीमेबल। बेटा क्लियर है? वापस आओ। कहां से शुरुआत की थी हमने? अरे कहां गया? 13 जी। हम ये पढ़ रहे थे टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। दो तरीके के प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं। कौन कौन से? रिडीमेबल और, अब बताओ क्या लिखा होगा इसके अंदर? रिडीमेबल कौन से होंगे? जिसको हम रीपे करने वाले हैं 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद। इरिडीमेबल कौन से होंगे? मैंने कहा भाई रीपेमेंट नहीं होगा। सुन लो पहले ही, सुन लो ही पहले। आपसे प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहा हूं, वापस पैसा आपका कब होगा? कब होगा? ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। क्लियर है बात कि नहीं है? पहली कैटेगरी ऑफ डिबेंचर, कुछ ना दिया हो, कुछ ना दिया हो, रिडीमेबल हैं, इरिडीमेबल हैं, क्या मानोगे? ऑलवेज कंसिडर टू बी एज रिडीमेबल। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये छोटा सा ट्रू फॉल्स में था कि अगर कुछ ना दिया हो तो प्रेफरेंस शेयर हमेशा कौन से होते हैं? रिडीमेबल। अगले पर आइए, अभी चलो पढ़ लो हाथ के हाथ ही, खत्म होती जाएंगी बातें। देखना बेटा, दिख रहा है क्या रिडीमेबल इरिडीमेबल? पढ़ लो फटाफट से क्या लिखा हुआ है। रिडीमेबल, दीज आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड और इवन अर्लियर। इरिडीमेबल कौन से होंगे? विच आर रिडीमेबल ओनली एट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। आई होप ठीक है बात। और सुनो दूसरा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता जाना। बेटा बोलो। चलो देखो, ये सिचुएशन याद आ रही है? क्या हुआ था यहां पर? यहां पर कुछ ऐसा घटना घटित हुई थी, याद करो जरा एक बार। ये था 40,000। ओहो, प्रॉफिट कम रह गया है, तो प्रॉफिट कम रह गया। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना बनता है? मैंने कहा भाई साहब सॉरी, प्रॉफिट इतने नहीं है, जितने हैं उतने ही ले जाओ, बाकियों को तो कुछ भी ना मिल पाएगा। मतलब बाकियों से हमें क्या, 60 का वायदा था, 40, मैंने कहा 40 से मिल पाएंगे, बचे हुए 20 का क्या? डिपेंड करता है इस बात के ऊपर कि प्रेफरेंस शेयर कौन से थे। अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर थे तो क्या होगा बताओ। अब ये 20,000 अगले साल पे करोगे? हां बोलो। तो जरा बताओ, क्वेश्चन है इसके ऊपर भी, अगले साल कितना डिविडेंड दिलवाओगे? पहले 20 पुराना दिलवाओगे और फिर 60 दिलवाओगे करंट ईयर का, ऐसी तो करोगे? यानी और फिर से कम रह गया तो फिर से वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, यानी क्यूमुलेट होता जाएगा डिविडेंड। अगर मैंने कौन से शेयर इशू किए हैं? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अगर नॉन क्यूमुलेटिव हैं तो कुछ नहीं, इस साल का हिसाब यहीं खत्म, रात गई बात गई, जितना मिल गया ठीक, नहीं मिला लैप्स हो जाएगा, अगले साल
इस साल का रोना मत रोना मेरे सामने। बेटा क्लियर हो रही है बात? कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। क्या लिखा हुआ है फिर देखो, क्या नाम था? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव। पढ़िए, क्यूमुलेटिव पढ़िए। डिविडेंड इज एट फिक्स्ड रेट, एग्जाम्पल दिमाग में रखना, ये 12%, बट कीप्स ऑन एक्यूमुलेटिंग। 40 ही दे पाया मैं, 20 बच गया, अंटिल इट इज फुल्ली पेड। भैया इकट्ठा होता रहेगा जब तक आप पूरा पे ना करोगे। अरियर्स ऑफ फिक्स्ड क्यूमुलेटिव डिविडेंड, बताओ कितना है इसमें एग्जांपल में? अरियर बताओ कितने हैं? 20,000 है ना अरियर्स। क्या हुआ इसका? आर शोन इन द बैलेंस शीट एज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। क्लियर है बात? आगे पढ़ो। नॉन क्यूमुलेटिव, डिविडेंड इज एट फिक्स्ड रेट but does not accumulate for future years, there is no contingent liability। ये याद है? बैलेंस शीट में नीचे फुटनोट लिखा देखा होगा आपने, याद आ रहा है? नोट लिखा होता था क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स ऑफ 2 years। याद आया कि नहीं आया ये बताओ? इसका ये कब आएगा? ओहो, इसका मतलब ये है, मुझे आज समझ में आया कि ये प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है। इसका मतलब जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी वो कौन सी वाली होगी? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होंगे वो। बेटा समझ में आ रहा है? अगर ये क्यूमुलेटिव नहीं होते तो डिविडेंड जो नहीं पे किया वो खत्म हो गया, देना ही नहीं कभी, और कंटिंजेंट लायबिलिटी भी कभी भी यहां पर नहीं आती। बेटा क्लियर है? तो बैलेंस शीट में जो पड़ा है ना वहां पर नीचे नोट में, दैट इंडिकेट्स कि ऊपर बैलेंस शीट में जो प्रेफरेंस शेयर पड़े हैं वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। आई होप ठीक है बात? आपको नाम ऐसे ही मिलेगा लिखा हुआ, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्या अब ये पूरा समझ में आ रहा है? बैलेंस शीट में लिखा होता है ऐसा, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 लाख की। क्या इन सब का मतलब समझ में आ रहा है? अब 12% क्या है? बोलो बेटा, रेट ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब क्या है कि डिविडेंड अगर नहीं पे कर पाए पूरा तो इकट्ठा होता जाएगा। बेटा बोलो। चलो आगे आओ। अगली कैटेगरी इज, नाम से समझ में आ रहा है वैसे तो, पार्टिसिपेटिंग। अच्छा एक चीज रह गई, कुछ ना दिया हो तो प्रेफरेंस शेयर कौन से मानोगे? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव? बोलो बेटा। उसने बोला 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नहीं बताया क्यूमुलेटिव है नॉन क्यूमुलेटिव है, कौन सी मानोगे? ऑलवेज क्यूमुलेटिव, ऑलवेज क्यूमुलेटिव। वापिस आइए। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नाम से समझ में आ रहा है बेटा? बताओ जरा क्या बोल रहा है ये? अरे बोलो क्या बोल रहा है? पार्टिसिपेटिंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट में सुनो, ये याद आ रहा है? बहुत काम आएगा ये तो भाई, ये तो बहुत ही काम आने वाला है हर जगह, अगले चैप्टर्स में भी बहुत काम आएगा। ये समझ में आ रही है ना? ये तो दिमाग में छाप लो अच्छे से, ये सीक्वेंस होता है। आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया 1 लाख रुपए का। जरा बताना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी देनी थी डिविडेंड को? 60,000। कितना बचा? 40,000। क्लियर है बात? 40 में से इक्विटी वालों को भी
40 में से इक्विटी वालों को भी मैंने दे दिया, पेट भर दिया इनका भी, ये लो 30,000 दे दिए। क्या बचा ये, क्या नाम दिया मैंने इसे, रिटेन्ड अर्निंग कह लो या सरप्लस कह लो या पीएनएल अकाउंट का बैलेंस जो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में किसी भी नाम से मिल सकता है आपको। ये किसके हैं, किसके हैं, ये बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैंने कहा प्रेफरेंस वालों तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हें इसमें भी पार्टिसिपेट कराऊंगा। और ऐसा करने के लिए मुझे कौन से शेयर इशू करने पड़ेंगे, पार्टी। तो अगर मैंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको पार्टिसिपेट, आपको शेयर दूंगा। किसका, जो डिविडेंड बनता है ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये तो है ही आपका, मैं आपको इसमें भी आपको शेयर दूंगा। आई होप क्लियर है बात। और अगर ऐसा ना हो तो कौन से हो जाएंगे, कुछ ना लिखा हो तो क्या मानेंगे, ऑलवेज नॉन पार्टिसिपेटिंग। कुछ ना लिखा हो तो कौन सा मानेंगे, क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। कुछ ना लिखा हो तो क्यूमुलेटिव। रिडीमेबल इरिडीमेबल, रिडीमेबल। पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। समझ में आ रही बात। पार्टिसिपेट कराना है तो अलग सी बात हो गई, इसके लिए तो बताना पड़ेगा। कुछ नहीं बता रहा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पढ़ो पढ़ो। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इन एडिशन टू फिक्स डिविडेंड, कौन से वाला था ये मेरे एग्जांपल में, बेटा अमाउंट भूल गया, बताओ ना किसकी बात कर रहे हैं, 60,000। इन एडिशन, इसके साथ, इस 60,000 के साथ, द होल्डर्स ऑफ दीज शेयर्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट आफ्टर इक्विटी शेयर्स हैव बीन पेड डिविडेंड। बेटा ये लिखा है कि नहीं लिखा है कि हम इसके साथ साथ एडिशनल इसमें भी आपको क्या कराएंगे, पार्टिसिपेट कराएंगे। और अगर ऐसा है तो प्रेफरेंस शेयर कौन से वाले हैं, और अगर ऐसा नहीं है, here only fixed dividend is paid every year without any additional right in surplus। बेटा क्लियर है बात। लास्ट पर आइए, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। नाम समझ में आ रहा है, कन्वर्टिबल इनटू, मैंने कहा आपसे भाई आज डिबेंचर ले लो, पैसे दे दो मुझे, 5 साल बाद मैं आपको कंपनी का मालिक बनवा दूंगा। आपके डिबेंचर्स इक्विटी में कन्वर्ट कराने का ऑप्शन आपको दे दूंगा, मर्जी आपकी है। अगर ऐसा ऑप्शन चिपका हुआ है आपके डिबेंचर के साथ तो कौन से हैं वो, और अगर नहीं है तो, कुछ ना बोलूं तो कौन से होंगे, नॉन कन्वर्टेबल। पढ़ लो। These holders are given the option to get them converted into equity share। मैं चॉइस दूंगा, मर्जी आपकी। और यहां पर नो चॉइस, there is no right to the holders to get his holding converted into equity shares। पढ़ो आगे। Unless otherwise stated, अगर कुछ ना बोले तो प्रेफरेंस शेयर कौन से होंगे हमेशा, क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, नॉन पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन कन्वर्टेबल। आई होप यहां तक की सारी बात क्लियर है। बोलो बेटा, ठीक है बात ये। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से प्रेफरेंस शेयर वर्ड के ऊपर हमने बहुत काम कर लिया, तो अब हमें सीखना क्या है। चैप्टर का नाम क्या था मेरे पास, चैप्टर का नाम था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडम्पशन का मतलब क्या बताया मैंने, रीपेमेंट। इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे हम कि प्रेफरेंस शेयर का जब रीपेमेंट होगा
तो उस टाइम पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होने वाला है? क्लियर है बात? भाई प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो रीपे करने पड़ेंगे आपको 5 साल 10 साल बाद, हर साल डिविडेंड देते जाओ देते जाओ देते जाओ, 5 साल 10 साल जो भी आपने प्रॉमिस किया हुआ है उस समय के बाद आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा। रीपे करना पड़ेगा आपको पैसा, कोई चॉइस ही नहीं है। अब रीपेमेंट के टाइम पर क्या होगा? अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताइए, आपने जब शेयर इशू किए होंगे तब क्या एंट्री की होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख। बेटा यही तो एंट्री की होगी। जब मैंने प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे तो ये एंट्री कर दी थी। साल बीतते गए 5 साल निकल गए, हर साल कभी डिविडेंड देते थे कभी नहीं देते थे, वो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड था। आज 5 साल बाद रीपेमेंट का टाइम आ गया, आज क्या एंट्री करोगे? यही सीखना है। चैप्टर यहां से शुरू होगा हमारा। इशू की एंट्री नहीं कराऊंगा मैं आपको, यहां पर मैं रीपेमेंट की एंट्रियां बताऊंगा। क्या एंट्री होंगी बताओ जी? अरे बहुत आसान एंट्री है भाई, ये इशू की एंट्री है, रीपेमेंट की एंट्री इसके रिवर्स हो जाएगी बस। अरे बोलो हाँ, यही तो होगा और क्या होगा। आओ रीपेमेंट कर देते हैं, लेकिन एक काम करते हैं, रीपेमेंट सीधा ना करके पहले ड्यू कर लेते हैं। पहले फोन करके बता तो दें उन्हें। बोलो देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहले प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या किया मैंने? ये फोन किया है। भाई साहब 5 साल हो गए हैं, 1 लाख रुपया वापस करना था हमें आपका, कृपया करके 1 लाख रुपया बता दीजिए कौन से खाते में ट्रांसफर करें, क्योंकि 5 साल में हो सकता है खाता था चेंज हो गया हो आपका। बता दो कौन से में करें या नकद आकर ले जाओ। नकद नहीं होता वैसे, एग्जाम्पल बता रहा हूं ऐसी। समझ में आ रही है बात? ड्यू की एंट्री जरूरी है। सीधा पेमेंट कैसे करोगे बेटा? समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के बैंक अकाउंट चेंज हो गए हों, कुछ लोग ने देश चेंज कर दिया हो, कुछ लोग ने लोक ही चेंज कर दिया हो, धरती लोक से कहीं और दूसरे लोक में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पेमेंट कैसे कर दोगे सीधा भाई? मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार ऐसा होगा। फोन तो किया 1 लाख के लिए, लेकिन पेमेंट कुछ कम होगा। हो सकता है ना ऐसा? चलो खैर फिलहाल तो नॉर्मल बात करते हैं। अगली एंट्री किस बात की होगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, लॉजिकली तो यही है बस चैप्टर, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये रही 2 एंट्री बस। रिडम्पशन मेड ड्यू और दूसरी एंट्री किसकी? पेमेंट मेड। पूरे चैप्टर में एंट्री ही करनी है। पूरा चैप्टर में जो पूछेगा एग्जाम में वो एंट्रियां ही पूछेगा आपसे। तो 2 ही एंट्री होनी है यहां पर, बाकी तो कुछ खास नजर आ नहीं रहा मुझे, लेकिन देखते हैं शायद कुछ और भी मिल जाए। फिलहाल ये 2 एंट्री समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? बेसिक एंट्री तो यही है, रिडम्पशन जो करना है मुझे, जो वायदा मैंने किया हुआ था। फिर सुनो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख की थी, यहां रिडीम करनी है मुझे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इशू की एंट्री दिमाग में पड़ी है आपके? रिडम्पशन की भी पड़ी है अब तो। क्या एंट्री थी बताना, भूल गया मैं। बोलो, अरे क्या एंट्री थी? अरे बोलते शर्म क्यों आती है आपको भाई? ये आपके फायदे के लिए। मुझे आपको लगता है भूल गया वास्तव में मैं जब कहता हूं मैं भूल गया तो इसका मतलब ये मत समझना मैं सच में भूल गया।
मैं चाह रहा हूं आप भी बोलो भाई, क्या एंट्री होगी बताओ फटाफट से। 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर और दूसरी एंट्री, ठीक है। अब ये जो रिडम्पशन है ये भी हो सकता है एट पार। क्या मतलब हुआ? 1 लाख लिए थे, 1 लाख ही वापस कर दूंगा, या हो सकता है एट, क्या मतलब है इसका? मैंने क्या किया, 1 लाख रुपया चाहिए था मुझे, अब कोई देने को तैयार नहीं था, मैंने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों से क्या कहा, 1 लाख रुपया दे दो, हर साल डिविडेंड मिलेगा, और 5 साल बाद जब रिडीम करूंगा ना तो मैं 1 लाख के बदले आपको 1,20,000 दिलवाऊंगा। हो सकता है क्या? हाँ भाई, पैसे की जरूरत थी मुझे, आज 1 लाख की जरूरत थी, नहीं मिल रहे थे, मैंने ऑप्शन निकाल दिया कि भाई 1 लाख दे दो, रिडम्पशन मैं आपका प्रीमियम पर करवा दूंगा, 20,000 और फालतू दिलवा दूंगा वापसी में, रिडम्पशन डिविडेंड जो बनेगा वो बनेगा ही बनेगा। या रिडम्पशन हो सकता है एट डिस्काउंट भी। क्या मतलब है? मैंने कहा, क्या मतलब है, हिंदी करो इसकी। मैंने कहा 1 लाख दिलवा दो, वापस मैं आपके 98,000 करूंगा। सर चुप हो जाओ, जो हाथ में आएगा वही आपके सिर में देके मारेंगे। बेटा बोलो, अगर मैं आपसे आज ही बोलूं 1 लाख दे दो, 5 साल बाद 98 वापस करूंगा, मानोगे क्या? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ये कभी देखने को नहीं मिलेगा आपको। तो रिडम्पशन कैसे हो सकता है? एट पार या एट प्रीमियम ओनली। डिस्काउंट कैसे हो जाएगा भाई? मैं अगर आज ही बोलूं कम पैसे दूंगा वापस आपको, क्या आप मानोगे? आंसर इज स्ट्रेट नो। कोई भी अपना पैसा गंवाने के लिए तैयार नहीं होगा। अब नई बात क्या आ गई? नई बात आ गई ये, बताना जरा, आपने मुझे बताया था, मैं भूल गया। एंट्री क्या थी अगर 1 लाख के शेयर्स आर रिडीम्ड एट पार? बोलो भाई, एंट्री क्या थी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर 1 लाख, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक 1 लाख। अगर लेकिन अगर प्रीमियम पर रिडम्पशन करना है, अब बताओ नई एंट्री क्या होगी? आओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, 1 लाख, बोलो बेटा। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वायदा किया हुआ है 1.2 लाख का, यही तो किया हुआ है। तो 20,000 रुपए एक्स्ट्रा दिलवाने पड़ेंगे, किस नाम के? प्रीमियम ऑन, बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता, सिक्योरिटी प्रीमियम तो इशू के टाइम पर होता है, वो मेरा गेन होता है। 100 वाला शेयर 120 में बेच दिया, चाहे इक्विटी है प्रेफरेंस है, वो तो गेन है मेरा। लेकिन 100 के बदले 120 दिए, ये तो घाटा है, ये प्रीमियम घाटा है मेरा, दिख रहा है? प्रीमियम का मतलब हमेशा फायदा नहीं होता, देखना पड़ेगा प्रीमियम इशू पर है या रिडम्पशन पर है। हां बोलो, अगली एंट्री बताओ। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू, लो जी कर दी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। इस बार एक काम और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ये लॉस हो गया कि नहीं हो गया? इस लॉस को राइट ऑफ करना पड़ेगा। नई एंट्री होगी एक, इस लॉस को
राइट ऑफ करना पड़ेगा। क्या एंट्री होगी राइट ऑफ करने की? इतनी बात तो ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 0.2 लाख। डेबिट का क्रेडिट करेंगे तभी तो राइट ऑफ होगा। ये कहां से करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब कहां से? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट। ये क्या होता है? ये कहां पढ़ के आ गए? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट लिखूं यहां पर मैं? क्या ही पढ़ा दिया? क्या कह रहे हो आप? यहां लिखूं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट? चलो छोड़ो, आपने क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, दोबारा सुन ध्यान से। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस है। अब लॉस हुआ है तो राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि राइट ऑफ कहां से करेंगे। मेरी पहली चॉइस होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों होगी इसका जवाब बाद में दूंगा। ठीक, आप राइट ऑफ करेंगे इसे सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर कुछ पड़ा है बैलेंस शीट में, नहीं है तो जनरल रिजर्व से या पीएनएल से। क्लियर है बात? लिखवा रहा हूं अभी एंट्री। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, पीएनएल। जहां से भी अवेलेबिलिटी हो वहां से इसे राइट ऑफ कर देंगे। इसी सीक्वेंस में रिजर्व को यूज करिएगा। एक काम करो, अब आप एक काम करो, पहले चलिए लिखिए, डाली हेडिंग रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लिख लो, यही सब लिखा रहा हूं बस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। If preference shares are redeemed at par, अगर प्रेफरेंस शेयर पार पे रिडीम कर रहे हो, पहली एंट्री क्या होगी? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। For redemption made due, for redemption made due, preference shareholder to bank, for payment made, ये लो जी, लिखो केस 1। दूसरा लिखें केस बी। इफ प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम्ड एट प्रीमियम,
जी बेटा बताना क्या एंट्री बताई पहली मैंने? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या है ये? फॉर रिडम्पशन मेड ड्यू। दूसरी एंट्री, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। फॉर पेमेंट मेड। तीसरी एंट्री बताओ बेटा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जनरल रिजर्व, P&L टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या है बेटा ये? फॉर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटन ऑफ। लो जी, ये हैं बस एंट्रीज यहां पर। वो अलग बात है कि कुछ और टेक्निकल डिफिकल्टीज आने वाली हैं। अगर मैं चैप्टर का नाम बात करूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो यही एंट्री होंगी, या तो रिडम्पशन पार पे होगा या रिडम्पशन प्रीमियम पर होगा। पार पे होगा तो ये दो एंट्री, प्रीमियम पर होगा तो एक एक्स्ट्रा एंट्री बढ़ जाएगी लॉस राइट ऑफ करने के लिए। लेकिन जैसे ही आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करोगे, वैसे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जिसकी चर्चा हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की चर्चा समाप्त यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।